नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती साहब। सुमेधानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमेधानंद जी का सफ़र एक सन्यासी से संसद तक का रहा है। पिछले 40 सालों से ये आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। गो सुरक्षा, गो रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। सांसद बनने के बाद इनका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास आश्रम लेना और संन्यास रहकर भी आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना और उसमें पूरा अपना जीवन खपा देना और उसी दौरान राजनीति में प्रवेश करना, दोनों ही रोचक है। स्वामी जी, आपका ये सफ़र रहा, किस तरह लेते हैं? क्योंकि आपने 3 साल हो गए हैं तो कार्यकाल को भी, कितना मज़ा आ रहा है? एक सन्यासी से सांसद तक का जो सफ़र तय किया है, कितना कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? मेरे जीवन का उद्देश्य बचपन से एक रहा, परोपकार। मुझे बचपन में परिवार से इस प्रकार के संस्कार मिले, उसके बाद में विद्यालय में, महाविद्यालय में, गुरुकुलों में भी इस प्रकार के संस्कार मिले कि मुझे समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए, और तभी से मैं इस काम में जुटा हुआ हूँ। मैंने मेरे जीवन की यात्रा आर्य समाज के काम से प्रारंभ की। गांव-गांव जाकर के वैदिक संस्कृति का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया, अनेक गौशालाओं की स्थापना की, गुरुकुल में अध्ययन किया, अध्यापन किया, और उसके साथ साथ में गाँव के अंदर खासतौर से जो सामाजिक कुरीति हैं, उन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए मैंने काम किया। जैसे नशा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, अंधविश्वास, इन चीज़ों पर बहुत कुछ काम किया है। उसके बाद में लगातार निरंतर 20 वर्ष तक मैं सीकर के क्षेत्र में काम करता रहा। उससे पहले मैं आर्य समाज के क्षेत्र में रहा। यहाँ की राजस्थान की प्रांतीय सभा में मैं महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, सार्वदेशिक सभा में भी मैं कार्यकारी प्रधान रहा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्य समाज का काम करने का मौका मुझे मिला। राजनीति में मेरा संपर्क बड़े लोगों से रहा। भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से माननीय भैरू सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों से मेरे अच्छे संपर्क रहे। तो उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी संपर्क रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानस था कि मैं इस बार चुनाव के क्षेत्र में उतरूं। साथ ही माननीय मोदी जी भी चाहते थे कि मैं चुनाव क्षेत्र में उतरूं। दोनों के सहयोग से मैंने निश्चय किया कि मैं सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में काम करूं। और इस 3 साल की अवधि में मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होती है। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पीड़ा सुनने वाले लोग नहीं होते थे, आश्रम के अंदर या मेरे सीकर कार्यालय में या दिल्ली में मैं जब भी बैठता हूँ तो मैं बिना किसी प्रकार की जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, छोटा बड़ा देखे हुए जो भी पीड़ित व्यक्ति मेरे पास में आता है उसकी बात को सुनता हूँ, और उस समस्या का समाधान जहाँ पर होता है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मंत्री लेवल पर या अधिकारी लेवल पर जहाँ भी उस समस्या का समाधान संभव दिखाई देता है मैं उसको कराने का प्रयास करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मेरे 3 साल के अंदर जो काम किए हैं उससे मेरे को बहुत संतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि है, और समाज सेवा से व्यक्ति को एक सुखद अनुभूति होती है, वो मुझे हुई है। स्वामी जी, सीकर ऐसा एक लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री भी और लोकसभा अध्यक्ष भी इस सीट से चुने गए हैं। ऐसे में आपके सामने बड़ी चुनौती थी सीकर के लोगों की बातों का ख्याल रखना। आपने पिछले 3 साल में जो यहाँ की बड़ी समस्या थी रेल को ब्रॉडगेज करने वाली, उसमें कितनी सफलता मिली है और क्या क्या ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो सीकर को आपने दी है, जो सीकर के लोग लगातार डिमांड करते रहे, लेकिन हर बार उनके लिए वो चुनावी सगुफा होता था, चुनावी वादा होता था, लेकिन मिला कभी नहीं था। क्या आप जो सीकर के लोगों की पिछले लंबे समय से डिमांड थी उनमें कुछ करने में सफल रहे? सीकर के लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी, और सीकर लोकसभा से बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव के क्षेत्र में आए। यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष रहे, यहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, यहाँ से उप प्रधानमंत्री रहे, यहाँ से अनेक मंत्री भी रहे, और सीकर के लोगों की अपेक्षाएं थी। मुझे तो इस बात का एक सुखद अनुभव होता है और आश्चर्य भी होता है कि जिस सीकर ने और शेखावाटी ने सारे देश को उद्योगपति दिए, आप उद्योगपतियों की सूची उठा करके देखेंगे उसमें अधिकतर संख्या आपको शेखावाटी और सीकर के लोगों की मिलेगी। इसी तरह से भारतीय सेना के अंदर हमारे खुद के मेरे लोकसभा क्षेत्र सीकर से 70,000 सैनिक हैं।
जिसमें 40,000 लोग वर्तमान में सेना में हैं, 30,000 सेवानिवृत्त लोग हैं। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिला देंगे तो कुल सेना का 10% सैनिक हमने दिए हैं। साथ में 4 बहुत महत्वपूर्ण के धार्मिक स्थान, यहाँ पर खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, साकंबरी और जीण माता जी। इतना महत्वपूर्ण होते भी मुझे इस बात का आश्चर्य था कि जिस क्षेत्र में ब्रॉडगेज सबसे पहले होना चाहिए था वो सबसे अंत में हुआ है, और वो भी तब हुआ है कि जब हमने सक्रियता बरती। और माने प्रधानमंत्री जी, माने जो भी रेल मंत्री रहे हैं मेरे कार्यकाल में, काम शुरू हो चुका स्वामी जी। मेरे कार्यकाल में सीकर से लोहारू जो दिल्ली रेल जाती है वो काम कंप्लीट हो गया, वहाँ पर उसमें ट्रेन भी चालू हो गई है। साथ में सीकर से फतेहपुर चूरू, फतेहपुर तक ट्रेन चालू हो गई है, चूरू के लिए ट्रेन चालू होने की स्थिति है। बहुत बड़ा जो मुद्दा था वो खत्म कर दिया मेरा ऐसा लगता है। 1170 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत करवा करके और रेलवे के ऊपर खर्च किया है। जयपुर सीकर का काम चालू है। इसी तरह से दूसरा काम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज का था। सीकर शुरू से चाहता था कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसके लिए यहाँ के युवा पीढ़ी ने भी संघर्ष किया, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में सीकर उससे वंचित हो गया था। और जब मैं चुनाव के लिए अपना नामांकन करने के लिए चला तो सीकर के युवकों ने मुझे रक्त से हस्ताक्षर करके पंपलेट दिया, एक विज्ञापन दिया, और उस ज्ञापन में उनकी ये इच्छा थी कि मैं मेडिकल कॉलेज लेकर के आऊँ। और मैंने माने मोदी जी के भरोसे, हमारी सरकार के भरोसे और भगवान के भरोसे, माने मुख्यमंत्री के भरोसे युवाओं को हाँ कर दी। और उसके बाद में उसका सुखद परिणाम निकला कि जब इस प्रोजेक्ट को लेकर के माने मुख्यमंत्री जी और माने प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी, और पिछले बजट में उसको स्वीकार करने के बाद में अभी उसका बजट स्वीकृत हो गया है, उसके टेंडर होने वाले हैं और अगले साल से वहाँ पर एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये 2 बड़ी समस्याएं मेरे क्षेत्र की थी, ट्रेन और मेडिकल कॉलेज, इन दोनों में सफलता प्राप्त की है हमने। वहाँ फौजियों की बात कही आपने कि सबसे ज़्यादा फौजी देने वाला शेखावाटी इलाका है। एक स्कूल की बात चल रही थी, उस स्कूल को लेकर क्या रहा? जो आर्मी जो रिटायर जो फौजी है उनकी समस्याएं भी कई होती है, उनको जयपुर तक आना पड़ता है। झुंझुनू में तो काफ़ी उनके लिए है, सीकर प्रॉपर में ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्तर नहीं है। सीकर में सेंट्रल स्कूल है और मैं आर्मी स्कूल नहीं है। आर्मी स्कूल नहीं है, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। आर्मी स्कूल नहीं है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि चित्तौड़गढ़ में आर्मी स्कूल है, झुंझुनू में आर्मी सैनिक स्कूल है। हमारा प्रयास रहेगा कि सीकर में भी एक सैनिक स्कूल होना चाहिए, वहाँ के सैनिकों की संख्या को देखते हुए। जिस हिसाब से वहाँ सैनिक निकले हैं लगातार, हर साल ऐसा कोई बैच नहीं है जिसमें सीकर शेखावाटी झुंझुनू के स्टूडेंट्स आर्मी की तरफ नहीं गए हों, युवा नहीं गए हों। इसके बावजूद वहाँ आर्मी स्कूल का नहीं होना वर्तमान में खामी है। वर्तमान में सीकर में यूनिवर्सिटी है, सीकर में सेंट्रल स्कूल है, और जिस बात की ओर आपने ध्यान दिलवाया है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण की बात है कि सीकर में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। और मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे कार्यकाल के अंदर ही सीकर में सैनिक स्कूल की मान्यता मिले, स्वीकृति मिले, ताकि हमारे सैनिकों को और वहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते हैं उनको प्रारंभ से इस प्रकार की एजुकेशन मिले, इस प्रकार की शिक्षा मिले, जिससे वो सेना में जाकर के देश का गौरव बढ़ा सकें, देश की सेवा का काम कर सकें। स्वामी जी, आप संन्यास से राजनीति की तरफ आए हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंट है। हालांकि संन्यास और राजनीति अध्यात्म का दोनों का पुराना रिश्ता है, सदियों से चला आ रहा है। आपने कितना डिफरेंट महसूस किया? क्योंकि आप पूरी तरह से 42 साल जो आर्य समाज की सेवा में लगा दे, प्रचार प्रसार में लगा दे, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में जज्बा तो समाज सेवा का ही रहा होगा, लेकिन यहाँ कितना अंतर देखने को मिला आपको? ये प्रश्न बहुत सारे बंधु करते हैं कि अध्यात्म और राजनीति का समन्वय कैसे होता है। नहीं, रिश्ता बहुत पुराना है। एक सन्यासी राजनीति में कैसे सेट हो सकता है, इस विषय पर बहुत सारे लोगों को शंकाएं थी। लेकिन जब हम हमारी भारतीय प्राचीन परंपराओं को, भारतीय इतिहास को उठा करके देखते हैं, आप रामायण काल में जाएंगे तो वहाँ हर केंद्र पर आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जिन्होंने हमारे राजा महाराजाओं को मार्गदर्शन किया। भगवान श्री राम और दशरथ के मार्गदर्शक के रूप में विश्वामित्र जी सामने आए। उसके बाद में आप जब महाभारत में जाएंगे तो वहाँ पर महर्षि वेदव्यास को आप देखेंगे, उसी स्थान पर आप भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे। तो जब जब आप देखेंगे हमारे भारतीय इतिहास के अंदर हमारे सन्यासियों का, संतों का प्रभाव रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि धर्म पर जब राजनीति का प्रभाव हुआ है तो धर्म विकृत हुआ है और समाज विकृत हुआ है, लेकिन राजनीति पर जब धर्म का प्रभाव रहा है
तो राजनीति सात्विक रही है, राजनीतिक पवित्र रही है, और राजनीति के अंदर जो विकृतियां दिखाई देती हैं वो विकृतियां समाप्त हो सकती हैं। तो लेकिन यहाँ तो एक धार्मिक व्यक्ति को ही राजनीति करने का मौका मिल गया, तो उसका फायदा भी इलाके की जनता को मिला होगा निश्चित तौर पर। उसका पूरा लाभ मिलता है। मेरे सानिध्य में जो युवा आता है, मेरे सानिध्य में जो लोग आते हैं, मैं जहाँ राजनीतिक काम करता हूँ उसके साथ साथ में लोगों को संस्कारित करने की बात भी करता हूँ। मैं जब भी किसी गांव के अंदर जाता हूँ, किसी जनसभा में जाता हूँ और कहीं जाता हूँ, वहाँ पर इस बात पर बल देता हूँ कि विकास का नाम केवल मात्र मकान, भवन, ये अट्टालिकाएं नहीं हैं, बल्कि विकास का मतलब है व्यक्ति आत्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से विकसित हो, उसका मन पवित्र हो, उसकी बुद्धि पवित्र हो, उसकी आत्मा बलवान हो, ताकि वो हर प्रकार की मुसीबत में, संकट के अंदर वो मुकाबला कर सके। अब आजकल आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालयों में बच्चे सुसाइड करते हैं जी। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमने शिक्षा के साथ में अध्यात्म को नहीं जोड़ा। जब हमारे छात्रों को, हमारी युवा शक्ति को ये पता लग जाएगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत कुछ है, तो वो आजकल जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी। तो एजुकेशन के साथ साथ में अध्यात्म होना बहुत जरूरी है, और राजनीति में अध्यात्म का प्रभाव होना भी बहुत आवश्यक है। तो क्या स्वामी जी, आप खुद एक सांसद है, पीएम नरेंद्र मोदी को ये सुझाव देंगे कि आने वाले समय में शिक्षा के साथ आध्यात्म का भी कुछ पार्ट जोड़ा जाए, जिससे बच्चों का जो है ध्यान आध्यात्म की तरफ भी बढ़े? क्योंकि आप सांसद है, एक जिम्मेदारी है। की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बहुत बड़ा काम इस बात पर किया है। आप देखेंगे कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थापित करने में यदि किसी व्यक्ति का सहयोग रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। अभी उन्होंने एजुकेशन के अंदर, क्योंकि मैं एचआरडी कमेटी में भी हूँ, जी बिल्कुल, वहाँ पर भी ये प्रावधान किया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक योग शिक्षक होना चाहिए, और जितने भी केंद्र गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालयों में एक एक योग शिक्षक नियुक्त कर दिया है। और आपको जानकर एक बहुत ही अच्छा हर्ष होगा, अभी 140 नौजवानों को सिलेक्ट किया है जिनको विभिन्न देशों में भेजा जाएगा। अभी पहली किस्त जो है उसकी, वो उन नौजवानों को सिलेक्ट करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक देश में भारत सरकार की ओर से 1-2 व्यक्तियों को भेजा जा रहा है, ताकि वो वहां जाकर के भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार करें। तो प्रधानमंत्री जी न केवल ग्रामीण लेवल पर, शहरी लेवल पर, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे देश की संस्कृति और योग वहां पर जाए, ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो सके। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। लेकिन पहली बार राजनीति की भी पढ़ाई होने लगी है, पहली बार उसकी डिग्री दी जा रही है, विषय इतना गंभीर है। आपने कहा कि अध्यात्म का जुड़ना जरूरी है, इसीलिए सवाल भी गंभीर है कि क्या आप ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि बच्चे, क्योंकि जैसे मानसिक विकृति इनमें आ रही है बच्चों में, कम उम्र में ही बच्चे सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, योग ने काफ़ी उनकी समस्या का समाधान किया, लेकिन अध्यात्म का भी यदि कोई चैप्टर उसमें जुड़े तो उसके लिए कोई प्रयास करने का आपके मन में है? क्योंकि आप खुद भी एक सन्यासी रहे हैं। योग अपने आप में पूर्ण अध्यात्म है, क्योंकि योग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक व्यक्ति जब जाता है, ध्यान में बैठता है, एकाग्रचित होता है, और यम और नियम के अंदर व्यक्ति का जीवन संयमित जीवन हो, किस प्रकार से उसको जीवन, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो योग का प्रथम अंग है यम, उसके अंदर आता है अहिंसा की शिक्षा। जब बच्चे को दी जाएगी तो वर्तमान में जो आतंकवाद का वातावरण है, जब बच्चे को ये पाठ पढ़ा देंगे कि हम न शारीरिक और न मानसिक हिंसा किसी की करें, शारीरिक हिंसा भी होती है और मानसिक हिंसा भी होती है। मानसिक दृष्टि से जब व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो शारीरिक हिंसा से भी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो योग अपने आप में पूरा अध्यात्म है, और मैं समझता हूँ कि इसमें प्रत्येक मत, पंथ, संप्रदाय को इसको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके आत्मसात करना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी संस्कारवान होकर के देश के विकास में लग सके। स्वामी जी, एक बहुत ही बड़ी समस्या थी आपके सीकर जिले के लोगों के पेयजल की समस्या को लेकर, उसमें क्या राहत मिली? क्योंकि पेयजल का जो संकट वहाँ पे रहता है गाँव में खासतौर पे, उसको लेकर कुछ हुई क्या पहल आपके? सीकर जिले में जो भूमिगत जल है वो काफ़ी नीचे गया है, और उसके कारण से पेयजल की समस्या हमारे सामने आई है। हमारी 2 तहसीलें पेयजल की दृष्टि से नहरी पानी से जुड़ चुकी हैं। जो जर्मन स्कीम आई है, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर दोनों तहसील उससे जुड़ चुकी है। बाकी 6 तहसील जो हैं, उनका जो जल की समस्या का संकट है, उससे छूटने के लिए, उसका समाधान करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे सभी विधायकों और हमने निवेदन किया था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने DPR बनाने के आदेश दे दिए हैं।
और उसका डीपीआर बन करके, उसका प्रोजेक्ट बन करके हम सरकार जो है वो भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी और भारत सरकार और हमारी प्रांतीय सरकार दोनों मिल करके सीकर जिले का जो पीने की समस्या का एक संकट है उसको समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। स्वामी जी, नहरों से जोड़ने की बात भी बार बार कही जाती है। चुनाव जब भी आते हैं तो कोई न कोई जो नेता होता है ये वादा करता है कि नहरों से जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि गांव जो है उनको सिंचाई का पानी मिल सके। ऐसा भी कोई चल रहा है क्या प्रयास आपका? माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल जी, उनके समय में नदियों को जोड़ने का एक प्रारूप तैयार हुआ था और यदि दोबारा उनकी सरकार रिपीट हो जाती तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ आज फलीभूत हो जाती। लेकिन अब 3 साल से आपके उसके बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने उस काम को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। हमारे राजस्थान में भी इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। मैं समझता हूं कि ये जो विषय आपने उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के सामने भी इस बात को हमने रखा है कि हमारा बरसात का जो पानी, 4 महीने का पानी, खासतौर से रावी, सतलुज, व्यास का पानी जाता है, जी बिल्कुल, पाकिस्तान यमुना का पानी जाता है, गंगा का पानी जो समुद्र में जाता है, उधर पाकिस्तान में पानी जाता है, उस पानी का उपयोग करने के लिए कोई इस प्रकार का संसाधन बन जाए तो हमारे क्षेत्र में, शेखावाटी में, सीकर में, जयपुर ग्रामीण में यदि वो पानी आ जाता है जी, तो 4 महीने भी यदि पानी आ जाएगा तो हमारा वाटर लेवल मेंटेन होगा, वाटर लेवल ठीक हो जाएगा। तो इस विषय में हम केंद्र लेवल पर और स्टेट लेवल पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाया है, 1-2 मीटिंगें भी हमारी हुई हैं और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने 20 साल तक की योजनाएं तैयार की हैं, एक अल्पकालीन, एक दीर्घकालीन। तो उस दीर्घकालीन योजना में इस काम को सफलता जरूर मिलेगी। स्वामी जी, मेरा एक लास्ट सवाल है अंतिम है जी, अभी जो डेरा सच्चा सौदा वाला मामला है, आर्य समाज बहुत पुराना है, इस तरह के जो डेरे बड़े हैं उनके पीछे क्या कारण रहा है? जबकि ये इन पे कई बार उंगलियां उठी है, हर बार सवालों के घेरे में रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रतिफलित हुए, फलफुलित हुए और आर्य समाज जहाँ था वहाँ से कहीं पीछे नजर आता है। संक्षिप्त में बताएं क्योंकि समय बहुत कम है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने समय में एक बात कही थी कि जब जब मत पंथ संप्रदाय बढ़ेंगे तो उसके कारण मनुष्यों के अंदर टकराव की स्थिति पैदा होगी जी, और ऋषि दयानंद ने इसलिए गुरुडम का विरोध किया जी, और आर्य समाज की जो रचना शैली है वो इसलिए गुरुडम के आधार पर नहीं होकर के वो एक निर्वाचन की शैली है। वहाँ हर 3 साल के अंदर चुनाव होता है, सारे लोग चुन करके आदमी भेजते हैं और उसी का परिणाम ये है कि एकाधिकार जब किसी संस्था के ऊपर होता है, अभी जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, आज हमारे देश के ऊपर जो एक स्थिति पैदा हुई, धार्मिक जगत के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, आज हर किसी सन्यासी को आदमी शक की दृष्टि से देखने लग गया। उसके पीछे कारण क्या रहा है कि हमने अध्यात्म को नहीं समझा। हमारे यहाँ तो त्याग का प्रभाव होता था, लेकिन वहां तो सब प्रकार के, जिस प्रकार के संसाधन, जब आदमी के पास में भोग की सामग्री होगी तो भोग की तरफ बढ़ेगा, त्याग की सामग्री होगी त्याग की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी, जब आदमी के पास भोग की सामग्री होगी, संसाधन होंगे तो दुरुपयोग भी बढ़ेगा और आध्यात्म के साथ साथ जब इन लोगों ने व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया तो कहीं कहीं विकृतियां भी आई। आप हमारे साथ जुड़े खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।